हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत स्पेशल चैप्टर जो कि सिविक्स का पार्ट रहने वाला है, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। आप बहुत बार सुनते होंगे कि इलेक्शन हो रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी, कांग्रेस, आप ये आपस में इलेक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से फॉर्म होती हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी कहाँ किसको जाता है, या फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो काम क्या करती हैं। व्हाट आर द नेसेसिटीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज की किसी देश में जरूरत क्यों होती है, इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट में हम करेंगे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने की जरूरत है, अगर है तो किस तरीके से उनको रिफॉर्म किया जा सकता है, उनके अंदर सुधार किया जा सकता है। तो आइए पॉलिटिकल पार्टीज को डिटेल में पढ़ते हैं और अपने चैप्टर को कवर करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज सबसे पहले हम डेफिनेशन देखने वाले हैं कि व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। A political party is group of people who came together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and program for the society what with a view to promote the collective goods. बहुत ध्यान से सुनना, यहां तक आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। तो ये आपकी यहां तक डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। देखो, क्या पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होता है, यानी कि ग्रुप किसका होता है, पीपल का ग्रुप होता है, जो क्या करते हैं, इलेक्शन चुनाव में भाग लेते हैं, कंटेस्ट इलेक्शन चुनाव में भाग लेते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, सरकार बनाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जिसको राजनीतिक दल कहा जाता है, और गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सरकार होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने का काम करती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो वो क्या बनाती है, सरकार बनाती है। तो आपकी डेफिनेशन इस तरीके से आती है। अब देखो, आपके मन में आना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी अपनी कुछ पॉलिसीज और कुछ प्रोग्राम होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के अंदर देखा जाता है कि इलेक्शन के दौरान जब पॉलिटिकल पार्टीज अपना प्रचार करती हैं तो वो मैनिफेस्टो लेकर आती हैं या एजेंडा, कि वो बताते हैं कि आने वाले 5 साल में हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। वो जनता को कन्वे करने की कोशिश करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी कुछ पॉलिसीज होती है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो जनता को वो बताने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है। Parties reflect the fundamental political division in the society. Parties are about the part of the society and thus involve the partisanship. Partisanship बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। What do you understand by the partisanship? और बहुत ध्यान से सुनना कि हमारे देश में आज की बात करें तो हमारे पास क्या है, 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब ये मान लो बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, ऐसे कई सारी पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलती है। तो इनको जैसे बीजेपी को फॉलो करने वाली काफी जनता मिलेगी, तो फिर ऐसे ही कांग्रेस को फॉलो करने वाली, ऐसे ही आपको फॉलो करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो जनता उनको क्या करती है, फॉलो करती है। तो उनके बीच में क्या आ जाती है, पार्टीशनशिप आ जाती है, यानी कि जनता अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करती है, तो उनके अपने अपने क्या बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, जनता के ग्रुप बन जाते हैं। दैट्स कॉल्ड पार्टीशनशिप। यानी कि कोई भी जैसे बीजेपी के अंदर है तो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को क्या है, ऐसे तारीफ करेगा, बताएगा, पॉलिसीज को बताएगा। ऐसे ही कांग्रेस वाला करेगा, ऐसे ही कौन करेगा, आप वाला। ऐसे कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जो अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, पार्टीशनशिप। अब देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसके 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स की क्या क्या होते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके अंदर लीडर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लीडर्स। और फिर उसके बाद एक्टिव मेंबर होते हैं, एक्टिव मेंबर्स। और फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम फॉलोवर्स। बहुत ध्यान से सुनना।
जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका एक हेड होता है, और हेड क्या है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया होता है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करता है, लीड करता है। दैट्स कॉल्ड लीडर, वो क्या कहलाता है, लीडर। और लीडर के तुरंत बाद जो पॉलिटिकल पार्टी को आगे प्रमोट करने में, आगे बढ़ाने में, उसकी बातें बताने में, जनता तक फैलाने में जो एक्टिव होकर काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव मेंबर कहलाते हैं। जैसे अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की बात करूं तो उसके लीडर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी लीडर हैं। और एक्टिव मेंबर जैसे अमित शाह का नाम आप सुनते हो, बिल्कुल उनके क्लोज टू है, तो उनको एक्टिव मेंबर के रूप में देखा जाता है। और जो जनता इनको वोट देती है वो क्या कहलाते हैं, फॉलोवर्स कहलाते हैं। जैसे आप इंस्टा बनाते हो, आप यूट्यूब पर, जैसे मेरा चैनल चल रहा है, जो सब्सक्रिप्शन लेकर बच्चे बैठे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, फॉलोवर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और क्या है, फॉलोवर्स। उम्मीद करती हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, 2 मार्क्स में आ सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पार्टीशनशिप, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये अब आपका है फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। फंक्शंस का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम क्या करती है, कुछ न, अगर पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो कुछ न कुछ काम हो रहा है, कुछ न कुछ फंक्शंस हो रहे हैं। तो देखो पहला काम क्या है, आप पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाएंगे, सीधी सी बात है, आप इलेक्शन में क्या करने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो पहला ही पॉइंट आपका क्या रहने वाला है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो किस में पार्टिसिपेट करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन, चुनाव लड़ती है, क्या लड़ती है, चुनाव लड़ती है। तो पहला पॉइंट, इसको जैसे हेडिंग के रूप में ले सकते हैं आप, इस फिर हेडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द कंट्री या फिर इन द स्टेट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू चूज फॉर्म। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका अपना एक टारगेट होता है, एक मोटिव होता है, और उनको पॉलिसीज का निर्माण करके जो पब्लिक होती है उसको अट्रैक्ट करने का काम करती है, ताकि पब्लिक उनको क्या दे, वोट दे। तो अपना एक एजेंडा बनाती है, मैनिफेस्टो बनाती है, टारगेट बनाती है कि हम इन सभी बातों को जनता के सामने रखेंगे और जनता फिर हमें क्या देगी, वोट देगी। इस तरह की बातें करने वाले हैं। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग द लॉ फॉर द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लॉज है, लॉज को बनाने का काम भी कौन करती है, पार्टीज करती हैं। लेकिन पार्टीज कब करेंगी, ध्यान से सुनना। मान लो ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, इसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होता है। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रही हूँ, मुझे पता है इस बात का, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से कम टाइम में कवर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको सुनना पड़ेगा। जैसे लोकसभा इलेक्शन हुए थे, अभी अभी इलेक्शन हुए थे जिसमें बीजेपी क्या की है, जीती है। तो अब क्या होता है, अगर लॉ बनाना है तो लोकसभा के अंदर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी बैठी है। अब क्या होता है, मान लो पॉलिटिकल लोकसभा के अंदर ऑपोजिशन भी बैठता है, जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है वो भी इसके अंदर बैठती है। अब होता क्या है कि कोई भी बिल आता है, बिल का मतलब क्या है कि कोई भी आप लॉ बनाना चाहते हो, तो लॉ बनाना चाहते हो तो उसके बारे में लिखोगे और कहाँ पेश करोगे, लोकसभा के अंदर पेश करने वाले हो। जो बातें लिखी होती हैं, जैसे आप लोकसभा चैनल देखते हो, राज्यसभा चैनल देखते हो, तो वहां पर कुछ लीडर्स कुछ पेपर पर ऐसे पढ़ रहे होते हैं, तो वो बिल होते हैं। और बिल का मतलब क्या होता है कि आने वाली जो योजनाएं हैं या पॉलिसीज हैं या प्रोग्राम है, उनको लोकसभा के अंदर क्या किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है कि इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। तो मान लो ये बिल यहां से पास हो गया,
पास होने के बाद फिर ये किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। ये यहां से भी पास हो जाता है, लास्ट में जाता है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उस बिल पर अगर साइन कर देता है, दैट्स कॉल्ड लॉ। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ये जो गवर्नमेंट है उसमें आने के बाद कुछ बिल लेकर आती है और उनको किस में कन्वर्ट कर सकती है, लॉज में कन्वर्ट कर सकती है, नियम बनाती है, देश के लिए कानून बनाती है। अब अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट है कि फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। कौन चलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट को चलाती हैं। प्लेस द रोल ऑफ ऑपोजिशन, ये मैंने आपको बताया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है जो इलेक्शन में जीतती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो ओपोजिशन का काम करती है। इनका क्या काम है ओपोजिशन का, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हारी हुई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के अंदर बैठेगी और जब भी कभी भी बिल आता है, क्या आता है, बिल, तो उसमें वो कमियां निकालने की कोशिश करेगी या फिर उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेगी, ताकि जो जिस पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है वो अपनी क्या ना कर सके, मनमानी ना कर सके। इसको ऐसे सिंपल तरीके से समझो कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी बहुत ज्यादा मिल जाए, ओपोजिशन वाला कोई हो ही ना, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की है वो क्या कर सकती है, वो अपनी मनमानी कर सकती है। तो मनमानी को रोकने के लिए क्या है, आपका जो ओपोजिशन है वो किस पर कंट्रोल करता है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी पर कंट्रोल करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और जो गवर्नमेंट होती है उसके सामने ओपोजिशन का होना क्या होता है, जरूरी होता है। आगे, पॉलिटिकल पार्टी शेप द पब्लिक ओपिनियन, ये तो होता ही है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, रूल रेगुलेशंस या पॉलिसीज या प्रोग्राम्स होते हैं, और जनता के सामने, सबके सामने ये बताया जाता है कि इस तरीके से हमारे रूल रेगुलेशंस है, हम इस तरीके से आने वाले 5 सालों में क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। तो उन रूल रेगुलेशंस पॉलिसीज जो उनके लिए बनाई गई हैं, उसके अकॉर्डिंग जो जनता है वो अपने विचार बनाती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी कैसी है। इसको और सिंपल करते हैं, जैसे अब बीजेपी थर्ड टेन्योर में आ गई है, यानी कि तीसरी अवधि में अब इलेक्शन जीतकर आ गई है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये है कि जो जनता है वो किसको पसंद कर रही है, वो बीजेपी को पसंद कर रही है, उनकी पॉलिसीज को पसंद कर रही है, उनके कामों को पसंद कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो जनता के ओपिनियन को क्या करती है, प्रभावित करती है, उनके विचारों को प्रभावित करती है। अगला है, पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या है, पीपल, जो जनता है वो कहां तक जा सकती है, गवर्नमेंट तक जा सकती है। कहने का मतलब क्या है, जो सरकार के अंदर बैठे हैं वो बनाए किसने हैं, उनको लीडर्स किसने बनाया है, उनको लीडर्स जनता ने बनाया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जनता है वो कहां तक पहुंच जाती है, वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है, अपनी समस्याओं को बता सकती है, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकती है और उनका समाधान ले सकती है। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये इनके फंक्शंस रहने वाले हैं, पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस, पॉलिसी एंड प्रोग्राम और लॉ मेकिंग, रन गवर्नमेंट, ऑपोजिशन और शेप द पब्लिक ओपिनियन, और फिर गवर्नमेंट एसेस करती है, यानी कि जो पब्लिक है वो एसेस कर जाती है कहां तक, गवर्नमेंट तक अपनी समस्या बता सकती है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब फंक्शंस के बाद अब अगला टॉपिक हम करने वाले हैं, देखो क्या है, नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर क्या हमारा काम चल सकता है, और नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता, इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसी देश में पॉलिटिकल पार्टी होती ही क्यों है। आगे, विदाउट द पार्टी एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अब ये कह रहे हैं कि जिस देश के अंदर क्या हो, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हो, तो हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट बन जाएगा अपने आप में ही। अब देखो ध्यान से सुनना कि कोई पूरा का पूरा देश है ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा होता है,
कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है, जहां से इलेक्शन लड़े जाते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, अगर मैं लोकसभा इलेक्शन की बात करूं, तो वहां पर 543 टुकड़ों में बटा हुआ है हमारा देश, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, अलग अलग चुनावी क्षेत्र में बटा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर इनमें पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी, यानी कि देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, और एक व्यक्ति यहां से जीत कर आ गया, एक व्यक्ति यहां से जीत कर आ गया, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, सिर्फ अलग अलग है। अब ये कह रहे हैं कि देश के लिए अगर काम करने की बात आएगी ना, मुद्दा आएगा, तो कौन काम करेगा? सभी इंडिपेंडेंट है, अपने अपने पार्ट पर जीत कर आए हैं, अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि कोई यहां से जीत कर आया तो अपने क्षेत्र को देख रहा है, कोई यहां से जीत कर आया है तो अपने क्षेत्र को देख रहा है, कोई यहां से जीत कर आया है तो अपने क्षेत्र को देख रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो कोई भी इंसान या फिर जो आपके लीडर्स हैं वो देश के लिए जिम्मेदार नहीं बनेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी देश में क्या हो, क्या हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, ताकि वो देश को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, देश के लिए पॉलिसीज बना सके, देश के लिए काम कर सके। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, नो कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री एज होल, यानी कि ऐसे पूरी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, और इलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि जो व्यक्ति जीत कर आया है वो सिर्फ अपने क्षेत्र से ही ये कहेगा कि मैं तो यहाँ से जीत कर आया हूँ, यहाँ पर डेवलपमेंट करना, यहाँ पर काम करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरे देश की जिम्मेदारी क्यों लूं? यानी कि मैं अलग, जो देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी जिम्मेदारी मेरी है ही नहीं, मैं क्यों उनकी जो क्षेत्र है उन पर डेवलपमेंट करूं या फिर काम करूं? तो इस तरीके से बहुत जरूरी होता है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हो जो देश को रिप्रेजेंट करे, देश की तरफ से काम करें और देश के लिए काम करें, इकोनॉमी के लिए, सोशल लाइफ के लिए, कल्चरल लाइफ के लिए काम करे। तो बहुत जरूरी होता है कि पॉलिटिकल पार्टी किसी देश के अंदर हो, जहां पर स्पेशली क्या पाई जाती है, डेमोक्रेसी पाई जाती है। आगे, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक टू द एमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये बात करते हो, मैं हरियाणा की बात करती हूं, तो हरियाणा के अंदर 90 क्या है, एमएलए की सीट है जिन पर क्या लड़ा जाता है, इलेक्शन लड़ा जाता है, 90 सीट्स हैं। अब आप मैं सोनीपत का जिक्र जरूर करूंगी कि हम सोनीपत से हैं, तो सोनीपत से कोई एमएलए बन जाएगा, एमएलए, और एमएलए बनने के बाद यानी कि उनको मेजोरिटी मिल गई है, वो एमएलए बन गए हैं। अब वो व्यक्ति यहां से क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, रिप्रेजेंट, सोनीपत को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर जो स्टेट असेंबली होती है, क्या होती है, स्टेट असेंबली होती है, वहां पर सीएम के सामने इस तरीके से अपने जो सोनीपत का क्षेत्र होता है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, बताने का कि हमारे सोनीपत में इस तरह की प्रॉब्लम है, समस्या है, इस तरह की डेवलपमेंट की जरूरत है, इतना फंड हमें चाहिए है, इन सभी बातों के बारे में बताता है। कौन बताता है, एमएलए बताता है। और कितनी सीट पर इलेक्शन होता है, 90 सीट पर इलेक्शन होता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो व्यक्ति है, जो एमएलए सोनीपत से है, वो जनता का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि ये सोनीपत की जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी बातों को बता रहा है, कहां पर, स्टेट असेंबली के अंदर बता रहा है। तो हमारे देश में क्या पाई जाती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पाई जाती है, प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। आगे, पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। जिस देश में डेमोक्रेसी पाई जाती है उस देश के लिए बहुत जरूरी है कि उस देश के अंदर क्या हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो। उम्मीद करती हूं आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। व्हाट आर द नेसेसिटीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी? तो नेसेसिटी क्या है कि नो कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री एज होल, और वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो देश के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर देश में क्या ना हो, पॉलिटिकल पार्टीज ना हो। ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जिस देश में डेमोक्रेसी होती है उस देश में पाई जाती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और बहुत जरूरी होता है कि जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका एक ग्रुप बनना चाहिए। अब आपके मन में
एक क्वेश्चन आना चाहिए कि किसी देश में वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, कहने का मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, क्या उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? कहने का मतलब किसी देश में दो पॉलिटिकल पार्टी हो, सिर्फ वही इलेक्शन जीत रहे हो, तो क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा? और कुछ ऐसे देश है, जैसे हमारा देश है, जिसमें मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि जो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो देश में एक ही अच्छी होती है, दो अच्छी होती है या मल्टी अच्छी होती है, किस तरीके से? अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारे देश में आप तो सिर्फ दो चार पॉलिटिकल पार्टीज के नाम सुनते हैं, हमारे देश के अंदर पाई जाती हैं 750 जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो रजिस्टर्ड हैं। कहाँ पर रजिस्टर्ड हैं? इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर हैं। जो कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन करता है इलेक्शन को होल्ड कराता है, यानी कि कराने का काम करता है। फिर जो क्या है, जो इलेक्शंस होते हैं उनका रिजल्ट निकालना, सभी काम किसके द्वारा किए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन के पास किए जाते हैं। और सबसे पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ किया जाता है? इलेक्शन कमीशन के पास किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, डिफरेंट पार्टी सिस्टम, यानी कि देश के अंदर वन पार्टी सिस्टम होना चाहिए, टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए, या मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। देखिए क्या है, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें क्या है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती है और वो गवर्नमेंट बनाती है और इलेक्शन भी लड़ती है। देखो कैसे कि चाइना के अंदर क्या होता है, पीपल्स पार्टी पाई जाती है। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। किसका फॉर्म फिल करेंगे? पीपल्स पार्टी का फॉर्म फिल करेंगे, तब आप क्या लड़ पाएंगे? इलेक्शन लड़ पाएंगे। एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, इज अ चाइना अ डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट? और नॉट तो वाई, कि ये ऐसे क्यों नहीं है? तो इस तरीके से कि चाइना के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती है। अगर कोई इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, लड़ना चाहता है, तो उसको उस पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तब वो इलेक्शन लड़ पाएगा। अब ज्यादातर जो यूके और यूएसए है उसमें टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या फिर कभी दूसरी जीत जाती है। तो इस तरीके से दो ही पार्टी पाई जाती है, ज्यादा पार्टी यूके और यूएसए के अंदर नहीं पाई जाती। आगे मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है? जिस देश के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं, दैट्स कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। अब हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो कि क्या होती हैं, आपकी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं और कुछ होती हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो हमारे देश में काम करती हैं। When the several party contest and have chance to come into power, यानी कि हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और उनका ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज का चांस होता है कि वो इलेक्शन जीत जाए और पावर में आए। तो हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं। आगे, विच इज दिस इज बेटर। अब ये कह रहे हैं कि ये जो तीन फॉर्म है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, इनमें से कौन ज्यादा सही है? यानी कि इनको ज्यादा सही किसको माना जाता है इनमें से? अब बहुत ध्यान से सुनना कि वन पार्टी सिस्टम, अब कोई भी देश होता है ना, उसमें वन पार्टी सिस्टम अगर काम कर रहा है, टू पार्टी सिस्टम काम कर रहा है या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम काम कर रहा है, वहां पर उस देश की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो देश चाहता क्या है, कि देश के अंदर किस तरह का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होना चाहिए। अब चाइना के अंदर वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चल रहा है, तो इसका मतलब चाइना के अंदर जो पॉपुलेशन है वो उसको पसंद कर रही है। सीधी सी बात है, यूके और यूएसए का जो एरिया होता है वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, जो टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, इसका मतलब जनता उसको क्या कर रही है? पसंद कर रही है। तो ये डिपेंड करता है कि वहां की पॉपुलेशन क्या चाहती है, वहां की सोशल लाइफ क्या चाहती है, कल्चरल लाइफ क्या चाहती है, कि उसके देश के अंदर
क्या हो, जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो कैसा हो, इस बात पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि किसी देश में वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम अच्छा होता है, टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम अच्छा होता है, या फिर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम अच्छा होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है किसी। अब देखो, इसको ऐसे सिंपल तरीके से समझते हैं कि पुराने टाइम में हमारे देश के अंदर क्या था, हमारे देश के अंदर मोनार्की थी। मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजशाही थी। उसके बाद टाइम बदलता है और फिर आता है औपनिवेशवाद या कॉलोनिज्म जिसको कहा जाता है। ब्रिटिशर्स ने रूल किया, फिर इसके बाद जनता को अच्छा नहीं लगता है, बहुत खराब लगता है। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी, ये जो देश है वो क्या करता है, बदलाव चाहता है। बदलाव चाहता है तो हमारा देश 1947 में आजाद हो जाता है। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई जाती हैं, जो पहले से ही काम कर रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई जाती हैं, और इस तरीके से देश के अंदर फिर बदलाव आता है और हमारे देश में क्या पाई जाती है, डेमोक्रेसी आज पाई जाती है। तो कितना बदलाव हुआ, हमारी सोसाइटी ने, हमारे देश ने, हमारे समाज ने चाहा कि बदलाव होना चाहिए। तो समय के दौरान जब समय बीतता है, ऐसे समय बीतता है, तो उस दौरान पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम भी चेंज हो जाता है। देश की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होता है, काम होता है। तो देखो, दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि किसी देश में वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो या टू या फिर मल्टी। आगे, पार्टी सिस्टम इन्वॉल्व ओवर द लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है ये वहां की सोसाइटी, सोशल और रीजनल लाइफ पर डिपेंड करता है कि वहां की जनता चाहती क्या है। Its history, policies and system of the election, no system is ideal for the countries or all situation। यानी कि जरूरी नहीं है किसी देश में वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करें, जरूरी नहीं है टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट करें, और जरूरी नहीं है वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट करें। जिस देश की जैसी डिमांड वैसा ही पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। तो चलो, इस तरीके से ये हमने आप ये क्वेश्चन किया कि कौन सा जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो बेटर है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो तीनों को आपको एक्सप्लेन करना, फिर उसके बाद ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बेहतर क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर अच्छे तरीके से नहीं दिया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो डिपेंड करता है कि उस देश की जनता चाहती क्या है। अब आगे क्या है, क्या पढ़ेंगे, नेशनल पार्टी एंड द स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी क्या होती है, जो देश के पर्सपेक्टिव में जो लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है वो क्या कहलाती है, नेशनल पार्टी कहलाती है। और स्टेट पार्टी जिसको रीजनल पार्टी भी कहा जाता है तो वो क्या कहलाती है, स्टेट पार्टी कहलाती है, जो स्टेट में इलेक्शन लड़ती हैं। तो उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ लिमिट्स होती हैं, उनको कुछ फुलफिल करना होता है, और फिर वो नेशनल और किस में डिवाइड हो जाती हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी में डिवाइड हो जाती है। देखो कैसे, मीनिंग क्राइटेरिया रिकॉग्नाइज एज द नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। एवरी पार्टी इन कंट्री हैज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। ये कंडीशन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर बनती है तो उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, और किसके पास कराएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास कराने वाले हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो सबसे पहले उनको क्या कराना पड़ेगा, खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा, किसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। लार्ज एंड एस्टैब्लिश द पार्टी गिवन सम स्पेशल फैसिलिटीज। यानी कि जो बड़ी पार्टी होती है उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं। जैसे उनको इस तरह की फैसिलिटीज दी जाती है कि जो बड़ी पार्टी होती है उनको अपनी मर्जी से जो सिंबल होता है, चुनाव चिन्ह होता है, वो चुनने का अधिकार मिल जाता है। ऐसे ही कुछ जो स्पेसिफिक फैसिलिटीज हैं जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती हैं। अब ये कह रहे हैं दीज पार्टी आर गिवन द यूनिक सिंबल। एक जैसा सिंबल सभी पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं मिलेगा, उनको अलग अलग सिंबल्स दिए जाते हैं। recognized by the election commission therefore known as the recognized political party। जब क्या है, इलेक्शन कमीशन उनको ये परमिशन दे देता है कि आप एक जानी मानी क्या है पॉलिटिकल पार्टी है, तब उनको क्या कहा जाता है, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। आगे बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या है,
नेशनल पार्टी, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द नेशनल पार्टी? अगर किसी देश में नेशनल पार्टी बनती है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? 6% वोट ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा। जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जितने भी वोटर्स होते हैं, यानी कि देश में जितने भी वोटर्स होते हैं उसका कितना परसेंट? 6%। और इसके साथ साथ क्या है? 4 सीट होनी चाहिए, यानी कि 4 सीट वो जीते, 543 में से 4 सीट जीते तो वो क्या बन जाएगी? नेशनल पार्टी बन जाएगी। एंड दूसरा क्राइटेरिया, विन एट लीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अंदर कितनी सीट जीते? वो 4 सीट जीते लोकसभा इलेक्शन के अंदर। 6% लोकसभा इलेक्शन में उनके पास क्या होनी चाहिए? 6% उनके पास होनी चाहिए, टोटल वोटर्स का 6%। और असेंबली के इलेक्शन में कितनी सीट? 4 सीट। और लोकसभा की सीट कितनी होनी चाहिए? 4 सीट उनके पास हो तो वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी। स्टेट पार्टी देख लो क्या होती है कि जितने भी वोटर्स होते हैं, टोटल वोटर्स, मान लो हरियाणा में टोटल वोटर्स जितने हैं तो उनका 6% आपके पास होना चाहिए, और जो आपकी 2 सीट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि जो स्टेट लेवल पर इलेक्शन लड़े जाते हैं तो उसमें 2 सीट आपके पास होंगी तो आप एज ए स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया होता है नेशनल पार्टी और क्या है? स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया देखने को मिलता है। आगे देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कब बनती हैं, उनकी आइडियोलॉजीज क्या होती हैं, यानी कि उनके विचार क्या होते हैं, वो किस चीज को आगे बढ़ाना चाहती हैं। सिंबल का मतलब क्या होता है? वो कौन कौन से जो क्या है इलेक्शन के लिए जो चुनाव चिन्ह होते हैं उनको अपनाया है। लीडर्स और एरिया जहां पर ये पॉलिटिकल पार्टी मुख्य तौर पर क्या करती हैं? काम करती हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मैं इंपोर्टेंट को भी बता दूंगी। फिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जो मेन पॉलिटिकल पार्टी आज के टाइम में 6 पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती हैं वो कौन सी हैं। देखो क्या है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कुछ पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं, इनको जरूर याद करेंगे क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछा जा सकता है। देखो, भारतीय जनता पार्टी 1980 में क्या होती है? फॉर्म होती है। ये एंशियंट कल्चर वैल्यूज, अपने पुराने कल्चर को बचाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब क्या है? अपने पुराने कल्चर को बनाए रखते हुए अपने देश का क्या करें? डेवलपमेंट करें। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवतावाद। मानवतावाद को ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि इंसानियत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और हिंदुत्व, यहाँ पर एक शब्द है हिंदुत्व, यहाँ हिंदुत्व हिंदू धर्म के लिए इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया है, यहाँ इस्तेमाल किया है हिंदुस्तान के लिए, कि सबसे सुप्रीम कौन रहेगा? हिंदुस्तान रहेगा, कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, हमारा देश सबसे सुप्रीम है, सबसे आगे है। तो ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? ये बीजेपी है। बीजेपी का कहना है कि एंशिएंट कल्चर को बनाए रखना है, मानवता को बनाए रखना है और हिंदुत्व को बनाए रखना है। और इनका जो सिंबल है वो क्या है? लोटस है। लोटस आप देखते हो इस तरीके से। और इनके लीडर हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार आ चुका है। आगे एरिया है, एरिया जैसे रूलिंग गवर्नमेंट है, आज एनडीए के रूप में ये काम करते हैं। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत सबसे पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टीज, दुनिया की पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक मानी जाती है। और इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो, ये सेकुलरिज्म को फॉलो करती है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? किसी देश में एक धर्म को सुप्रीम नहीं माना जाएगा, सबको इक्वल रखा जाएगा, दैट्स कॉल्ड सेकुलरिज्म। वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए काम करते हैं, माइनॉरिटीज के लिए काम करते हैं। इस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, सेकुलरिज्म, वीकर सेक्शन के लिए और माइनॉरिटीज के लिए। और इनका जो चुनाव चिन्ह है ये है बेटे, ठीक है, ये चुनाव चिन्ह है। आगे हैंड पाम्स विद द 5 फिंगर्स, यानी कि हमारी जो हथेली है वो कितनी फिंगर्स के साथ? 5 फिंगर के साथ इनका सिंबल है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। इनके लीडर्स कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू लीडर्स रहे।
आगे बीएसपी, ये पूरा जो रिकॉर्ड है बेटे आपके सामने, ये रिकॉर्ड किसके लिए है? ये रिकॉर्ड आपका है बेटे, जो आप पुरानी बुक है, अभी तक इनको जो है एडिट नहीं किया गया है, चेंज बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आपको पुरानी चीजों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बुक के अंदर यही है, इनको देखना पड़ेगा। मैं 6 पॉलिटिकल पार्टी भी आपको दिखाने वाली हूँ, लेकिन आज के टाइम जो पाई जाती हैं, लेकिन पुरानी को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, पता नहीं कहां से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। देखो, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 1984 में इसकी फॉर्मेशन होती है। एम टू रिप्रेजेंट द सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज, और ये बहुजन समाज के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। फॉलो द आइडिया ऑफ शाहू महाराज, ये इंपॉर्टेंट है। फूले, नायकर और अंबेडकर के विचार। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल काम करती है, एससी एसटी के लिए स्पेशल काम करती है। और इनका जो सिंबल है वो क्या है? एलिफेंट। और ये बहुत बार पूछा गया है। काशी राम इनके क्या रहे हैं? लीडर रहे हैं। ये यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में इनका क्या रहा है? काम रहा है। आगे देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अब नहीं है, लेकिन पढ़ना है। देखो, इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में कमिटेड द सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म। सेक्युलरिज्म में यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष आपको बता चुकी हूँ, और इन्होंने किसको क्या है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? संघवाद को फॉलो किया है। और संघवाद आप लेवल्स पढ़ते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को आप क्या करते हो? पढ़ते हो। तो इस तरीके से जो फूल है, ग्रास है, इस पॉलिटिकल पार्टी का क्या रहा है? सिंबल रहा है। और ममता बनर्जी इनकी क्या रही है? लीडर रही है। ये यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर इनका टाइम पूछ लेते हैं कि टाइम क्या है। और आइडियोलॉजी को कभी कभार पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आप लीडर्स को जरूर याद रखेंगे और इनका टाइम जरूर याद रखेंगे। आगे देखें, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 आजादी के बाद बनी है। आगे मार्क्सिज्म और लेनिन, ये मार्क्सिज्म, मार्क्स, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, लेनिन का नाम सुना होगा, उनके विचारों को बढ़ाने वाले हैं। और ये समाजवाद को बढ़ाते हैं। समाजवाद का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। समाजवाद का मतलब क्या होता है? सारी प्रॉपर्टी किसके पास होनी चाहिए? गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जो जनता है एज ए वर्कर काम करे और गवर्नमेंट उन चीजों को संभालने की कोशिश करे। तो ये क्या है? और सक्सेशन पर इन्होंने बैन लगाया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के एक परिवार ही रूल करने लग जाता है, शासन करने लग जाता है। तो इस चीज को रोकने का इन्होंने क्या किया है? काम किया है। और वर्किंग क्लास फार्मर है, पुअर है, उनके लिए इन्होंने काम करने की कोशिश की है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। साइकिल जो दराती होती है, जो कटाई के लिए इस्तेमाल होती है, वो। और ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब जो गेहूं की बालियां वगैरह होती हैं, वो इनका सिंबल है। केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? काम करती है। आगे देखें, सीपीआई एम। एम का मतलब क्या है? जो मार्क्सिस्ट है, जो बड़े जोर से किस पर काम करेगा? जो कार्ल मार्क्स ने विचार दिए थे उस पर काम करेगा। और 1964 में इन्होंने काम किया। और इन्होंने जो मार्क्सिज्म लेनिन अपोज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड न्यू ट्रेड, और ये इस तरीके से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या फिर न्यू ट्रेड हैं उन पर काम करेंगे। सिकल और हैमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ये सीपीआईएम है और यहाँ पर सीपीआई है। तो इसमें से जो सिंबल है ना, यानी कि जो सिंबल यूज किया गया है, यहाँ पर सिकल एंड ग्रेन और यहाँ पर सिकल एंड हैमर का यूज किया गया है। और ये केरला और त्रिपुरा इसमें काम करते हैं। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी 1999 में। अब एडवोकेट द डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म एंड डिमांड हाई ऑफिस इन द गवर्नमेंट। अब बहुत ध्यान से सुनना। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो किससे टूटकर बनी है? जो कि कांग्रेस से टूटकर बनी है। और इनका कहना था कि जो इंडियन नेटिव पीपल होते हैं, जो इंडिया में ही रहते हैं, उनको ही पावर मिलनी चाहिए, बाहर के व्यक्ति को पावर नहीं मिलनी चाहिए। इनका इशारा था सोनिया गांधी जी पर कि बाहर से, इटली से आई है, इनको हमारे देश में शासन करने का अधिकार नहीं है। तो इन्होंने ऐसा बोला था। क्लॉक इनका क्या है? सिंबल है। महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और आसाम के अंदर इन्होंने क्या किया है? इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है।
उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार रिवाइज कर लेना, बार बार इनको देखोगे तो अच्छे। इसमें बेटे फैक्ट्स है, इसमें हम ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते, फैक्ट्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। आगे, 4 मेजर चैलेंज विद विच द पॉलिटिकल पार्टी फेस। अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, बिल्कुल करने पड़ते हैं। वो कौन से चैलेंज है जिनको फेस किया जाता है? क्या? लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना कि जो मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। अब कुछ मिनिस्टर्स तो बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं। जैसे आप अगर पीएम की बात करें, पीएम की बात करें, पीएम के नीचे तुरंत, मैंने कहा था एक्टिव मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स पाए जाते हैं, बिल्कुल क्लोज टू होते हैं। और वैसे पॉलिटिकल पार्टी को जिताने वाले बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जिन्होंने उनको जिताया है। कहने का मतलब क्या है? जो पीएम होते हैं और उनके क्लोज टू मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पास पावर ज्यादा होती है, और उससे नीचे काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके पास पावर कम होती है। तो कहने का मतलब क्या है? जो पीएम होते हैं या बड़े लीडर्स होते हैं, ये स्टेट में ऐसे हो सकता है, सीएम होते हैं, उसके क्लोज टू जो लीडर्स होते हैं उनके पास पावर ज्यादा होती है, और बाकी जो लीडर्स होते हैं यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पास पावर कम रहती है। तो ये जो मिनिस्टर्स के पास पावर, कुछ तो ऐसे हैं उनको पूछा ही नहीं जाता, कुछ फैसले लेने से पहले उनको बुलाया नहीं जाता, मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता। तो कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको सच में, वैसे तो देश में जीत कर आए हैं, लेकिन सच में उनको पावर नहीं होती है। तो ये क्या कहलाता है? लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर है और कुछ ही मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पास पावर होती है, ज्यादा के पास पावर नहीं होती। तो लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। आगे, चैलेंज ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन। अब डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है? ये बहुत बड़ी समस्या है कि एक परिवार इलेक्शन को जीतना स्टार्ट कर देता है, और फिर उसी परिवार के बहुत सारे मेंबर चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो क्या है, गवर्नमेंट में आते रहते हैं। तो जो समाज है, सोसाइटी है, उनके सामने एक चेहरा आ जाता है कि भाई, एक परिवार आ जाता है कि वो काम अच्छे से कर रहा है। जैसे आपने कांग्रेस के बारे में देखा है और सुना है कि कांग्रेस आजादी के बाद कई सालों तक आती रही, तो ये गांधी परिवार का नाम चलता रहा, और जो जो पावर है वो गांधी परिवार को मिलती रही। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो क्या है, इलेक्शंस वगैरह होते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज में जो डायनेस्टिक सक्सेशन है वो मिलता रहता है। तो ये दिक्कत है कि एक परिवार को प्रमोट करते रहते हैं, ना कि किसी लीडर को प्रमोट किया जाता। आगे देखें, मनी एंड मसल पावर। जब भी इलेक्शन लड़ी जाते हैं तो बहुत सारा पैसा यूज होता है, और मसल पावर का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती कुछ लोगों से वोट्स लिए जाते हैं, अपनी ताकत दिखा करके दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको डराया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन लड़े जाते हैं तो पैसे और मसल पावर का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण इलेक्शन जीत जाते हैं। और ये इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जब इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, कहने का मतलब जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें से जो इलेक्शन लड़ती हैं वो हमें पसंद नहीं आती, तो हमारे पास एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। हम सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को जनता पसंद नहीं कर रही है, उसमें ऑप्शन जरूर होता है नोटा का, कि आप इनमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करते। तो ये कह रहे हैं कि जनता के सामने बेहतर चॉइस नहीं मिलती, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण ये होता है कि हमारे सामने अच्छी चॉइस होती नहीं, और हमें बेमन से क्या देनी पड़ती है? वोट डालनी पड़ती है, कास्ट करनी पड़ती है। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्स। जो पार्टी है उनमें सुधार कैसे किया जा सकता है? ये जो है, ये चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज में क्या चैलेंज आते हैं, ये 5 मार्क्स का बन सकता है। आप हेडिंग लिखेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। और अब ये है
बिफोर दैट वी नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म्स? क्या पॉलिटिकल पार्टी सच में चाहती है सुधार हो? आगे, इफ दे आर नॉट विलिंग टू, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म्स? यानी कि अगर वो सुधार करना ही नहीं चाहती, लेकिन उनको क्या फोर्स किया जा सकता है कि सुधार करो, अपने कामों में सुधार करो, अपनी पॉलिसीज में सुधार करो, देश के लिए काम करो? किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या मजबूर किया जा सकता है कि वो सुधार करे? देखो कैसे और किस तरीके से। ये लास्ट पेज है बेटे, इसको जल्दी से कवर करते हैं और सीखते हैं। हाउ द पार्टीज बी रिफॉर्म्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके सुधार कैसे किया जा सकता है। सम रिसेंट एफर्ट्स सजेशंस ऑफ इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज इट्स लीडर्स आर, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू चेक द डिफेक्शन ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एंटी डिफेक्शन। कई बार क्या होता है कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो हिस्से से इलेक्शन लड़ते हैं और फिर अपने पोस्ट को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हैं, उन पर क्या लगाया गया है? उन पर एंटी डिफेक्शन लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज नहीं कर सकता। आगे, नाउ इट इज मैंडेटरी टू एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल द एफिडेविट गिविंग द डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड द क्रिमिनल केसेस। बहुत इंपॉर्टेंट कि कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, यानी कि उसको बताना पड़ेगा कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितने, अगर कोई क्राइम किया है या फिर कोई क्राइम नहीं किया है तो उसको अपना एफिडेविट देना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि क्रिमिनल केस नहीं है। अगर है तो किस तरह का है वो देखा जाएगा, उस अकॉर्डिंग उनको ये मौका दिया जाएगा कि उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, तो उसके बाद देखा जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनने जा रहा है, तो सबसे पहले उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मेरे पास कितनी तो प्रॉपर्टी है और कितने क्रिमिनल केस है या नहीं है, ये सभी बातें। इलेक्शन कमीशन पास ऑन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम रिटर्न्स। ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि आप जिस तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो और इलेक्शन लड़ रहे हो, उस दौरान आप पैसे जहां से इस्तेमाल कर रहे हो उसका पूरा डाटा इनको देना पड़ेगा। तो ये कोशिश की गई है पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने की कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। दूसरा, एफिडेविट बताएगा, देना पड़ेगा उनको कि क्रिमिनल जो केस होते हैं कि आपके पास क्रिमिनल केस कोई बड़ा ऐसा केस तो नहीं है जिसके कारण आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इस तरीके से। और उनको इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में बताना पड़ेगा कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसके अकॉर्डिंग क्या आप इलेक्शन लड़ पा रहे हैं या नहीं लड़ पा रहे, जितना पैसा वहां पर यूज हो रहा है तो क्या वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है। आगे, सजेशन टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स, लॉ टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे काम होने चाहिए, जो मैंने लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की थी उसमें यही कह रहे हैं कि हर जो मिनिस्टर है उसको अधिकार मिलना चाहिए कि वो बोल पाए, अपने क्षेत्र को, कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर पाए। तो उनको क्या मिलनी चाहिए? लॉ टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स। जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं सब अपने आपको रिप्रेजेंट कर पाए, अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर पाए, अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर पाए, ताकि क्या है उस एरिया के अंदर भी क्या हो सके, सुधार हो सके। तो सभी लीडर्स जो होते हैं अपनी तरफ से, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लीडर होते हैं, सबको आजादी होनी चाहिए कि वो अपने विचार रख सके। कोटा इन द टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और महिलाओं को 50% क्या मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं है। सिर्फ जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर रिजर्वेशन है महिलाओं को 33%। कितना परसेंट? 33% रिजर्वेशन है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और नेशनल गवर्नमेंट के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है महिलाओं के लिए। लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर सुधार करना चाहते हैं तो 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए, किनके लिए? महिलाओं के लिए। स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शंस,
और जो इलेक्शंस के लिए जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो फंडिंग दे, पैसे दे। कोई गरीब व्यक्ति है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, समाज के अंदर उस व्यक्ति का प्रभाव बहुत अच्छा है, अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो देश की तरफ से उसको पैसे मिलने चाहिए ताकि वो अपना प्रचार कर सके, प्रसार कर सके और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके देश को रिप्रेजेंट कर सके। आगे, वे फॉरवर्ड, our regulations can be counterproductive. People participate and pressure can make the difference, and people willing to reform should join the parties. यानी कि ये कह रहे हैं कि जो रेगुलेशंस होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स नियम्स बनने चाहिए जो जनता की इच्छा के अनुसार बने। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे सोसाइटी के अंदर कुछ बुराइयां है तो उनको ओवरकम यानी कि उनको खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि पीपल पार्टिसिपेशन प्रेशर कैन बी मेक द डिफरेंस। ये कह रहे हैं कि कुछ जो जनता है जो सच में ये चाहती है कि बदलाव चाहती है, तो उन व्यक्तियों को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलना चाहिए कि वो बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर सके और अपने विचारों को गवर्नमेंट में ला सके। पीपल विलिंग टू रिफॉर्म शुड ज्वाइन द पॉलिटिक्स। और जो व्यक्ति सच में ये चाहता है कि देश के अंदर सुधार आए, विकास हो, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो देश के अंदर सुधार ला सकते हैं, जिनके विचार काफी अच्छे हैं, जिनके पास आइडियाज काफी अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, राजनीतिक दल जो होती है, उनकी बुराइयों से डरते हुए वो पीछे रह जाते हैं। वो नहीं चाहते इस जो राजनीति है उसकी दलदल में जाना। तो जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति जो गवर्नमेंट है उसमें आना ही पसंद नहीं करते हैं, तो जिसके कारण सोसाइटी में जो सुधार है वो भी नहीं हो पाते। आगे, द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिसीज कैन बी सॉल्व बाय द मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। और इस तरीके से हम स्टेप लेते हुए, बेहतर स्टेप लेते हुए हम अपनी पॉलिटिक्स को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो ये था बेटे आपका चैप्टर, और इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ इसी चैप्टर के एमसीक्यूज में एक पेज आपका, अगर इस वीडियो में पॉसिबल हुआ तो एक पेज आपको खोल के दिखाऊंगी जो आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं। तो देखते हैं कि वो निकलता है। हाँ जी बेटे, ये आपकी 6 पॉलिटिकल पार्टी हैं जो आज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज मानी जाती हैं, जिसमें आपको पढ़ते हैं। आप आम आदमी पार्टी, जिसमें आप सिंबल देख सकते हैं, और फिर क्या है, इनकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 2012 में हुई थी। आगे, फिर बहुजन समाज पार्टी जिसको बीएसपी कहा जाता है, और इनका सिंबल एलिफेंट है, और अप्रैल 1984 में 40 इयर्स एगो हुई थी, जो हम पढ़ चुके हैं। अब बीजेपी का सिंबल आप देख सकते हो, और 1980 44 ईयर इसको कंप्लीट हो चुके हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जिसको हमने लास्ट में पढ़ा था, इसका जो सिंबल है वो क्या है, ये हैमर और ये सिकल इनका सिंबल है, और 1964 इस पॉलिटिकल पार्टी को टाइम हो गया है 60 इयर्स। इसके बाद फिर क्या है, आपका आईएनसी, नेशनल कांग्रेस पढ़ चुके हैं 1885, और इसका जो निर्माण हुए 139 ईयर हो गए हैं। और एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, और इनका सिंबल आपको सामने दिखाई दे रहा है, और जनवरी 2013 में इसको बने हुए 11 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आज के टाइम ये नेशनल पार्टीज कहलाती हैं, तो थोड़ा सा अपडेटेड चीजें भी आपको पता होनी चाहिए थी, तो ये मैंने आपको बता दी है। आप वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट किया करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ताकि जो बच्चे नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।